बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुशामदीद। मैं इस वक्त दुल्हन बनी हुई थी। मेरे हाथ पांव थर थर कांप रहे थे क्योंकि मैं जानती थी कि अगले फैसले से मैं सबको हैरान करने वाली हूँ। पर मैं जानती थी कि अगर ये फैसला मैंने ना किया तो मैं सारी जिंदगी पछताऊंगी और किसी की खिदमत में ही गुजारूंगी। मैं ऐसी लड़की नहीं थी जो अपने सुख चैन की परवाह किए बगैर खिदमत खल्क में लग जाए। मुझे बचपन से ये सीख दी गई थी कि पहले मैंने अपने लिए लड़ना है और अपने हक के लिए बोलना है। माँ ने मुझे सिखाया कि अगर मैं शादी इस शर्त पर करूंगी तो उमर को भी मेरी बात माननी होगी और उसके पास इसके सिवा कोई चारा भी नहीं होगा। जैसे ही मुझसे पूछा गया कि मुझे निकाह कबूल है तो मैंने प्लान के तहत साफ साफ इनकार कर दिया। शादी में शरीक लोगों की परवाह किए बगैर मैंने उमर से कहा कि मुझे उससे अकेले में कुछ बात करनी है। सब लोग ही हैरान हो गए। उमर की अम्मा कहने लगी कि निकाह के बाद मैं उसकी बीवी बन जाऊंगी, फिर मैं जितनी मर्जी बातें करना चाहूँ कर सकती हूँ। लेकिन उमर ने अपनी अम्मा को चुप करवाया और मैं उसके साथ बाहर निकल गई। उमर भी हैरान था। कहने लगा कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। पर मैंने उमर से कहा कि अगर वो मेरे साथ शादी करना चाहता है तो उसे मेरी एक और शर्त माननी पड़ेगी। ये बात नहीं थी कि उमर ने शादी के लिए पहले मेरी कोई बात ना मानी हो। मैंने पहले भी काफी शर्तें उसके सामने रखी थी। उमर काफी मजबूर होकर मानता था क्योंकि वो मेरा दीवाना था और मुझसे प्यार करता था। मैं जानती थी कि वो मजबूर होकर वो सारी शर्तें मानेगा, पर ये वाली शर्त कुछ ऐसी थी जो मुझे लगता था कि उमर कभी नहीं मानेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उमर को कहा कि मैं शादी के बाद उसके साथ एक अलग घर में रहना चाहती हूँ जहाँ सिर्फ हम दोनों ही हों, तो उमर हैरान हो गया और कहने लगा कि मैं साफ साफ ये क्यों नहीं कहती कि मैं उसकी बूढ़ी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गई क्योंकि ये बात सच थी। मैं उसकी माँ की सारी जिंदगी खिदमत नहीं कर सकती थी। मैं उमर को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि हाँ, ऐसी बात है। मैं उसकी अम्मा के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती, इसीलिए अगर उसे मुझसे शादी करनी है तो मुझे अलग घर लेकर देना होगा। उमर मेरी शर्त मान तो गया, लेकिन कहने लगा कि ये इतना आसान नहीं है और इतना जल्दी अब कोई घर भी नहीं मिलेगा। मैंने उसे 15 दिन का वक्त दे दिया। उमर मेरी बात मान चुका था। हम दोनों वापस चले गए। मैं दोबारा से घूंघट करके दुल्हन की तरह बैठ गई। मेरी अम्मा काफी परेशान थीं। वो मुझसे आंखों से इशारा करके पूछने लगी कि सब कुछ ठीक तो है, जिस पर मैंने मुस्कुरा दिया। अम्मा भी जान गई थीं कि मैंने जो काम करना था वो हो चुका है। मेरी रुखसती कुछ देर बाद ही हो गई थी और मैं उमर के घर उसकी बीवी बनकर आ गई थी। उमर काफी खुश था। वो मुझे 2 साल से पाना चाहता था और मुझसे रोज वादा करता था कि वो मुझे सारी जिंदगी खुश रखेगा, इसलिए मैं उससे शादी कर लूं। लेकिन मैं इनकार कर देती। उसकी एक वजह ये थी कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और माँ बाप भी यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी बड़े घर में हो। पर जैसे ही अम्मा अब्बा को मैंने उमर के बारे में बताया तो वो यही कहते थे कि उमर इतना अमीर नहीं है। वो मुझसे सवाल करते कि क्या उमर मुझे सारी जिंदगी खुश रख सकेगा, तो मैं यही कहती थी कि उमर काफी मासूम है। क्या हुआ अगर उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और पैसा नहीं है? कम से कम मुझे इस बात का तो यकीन है कि उमर कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई लड़की ही नहीं थी जिसके साथ मिलकर वो मुझे धोखा देता। मुझे इस बात का काफी घमंड था कि उमर मेरा वफादार ही रहेगा। माँ बाप भी खुश हो गए थे, इसलिए उमर जैसे ही मेरे घर रिश्ता लेकर आया तो उन्होंने जल्दी से ही वो रिश्ता पक्का कर दिया और इस तरह मेरी उमर की शादी भी हो गई थी। अब मैं उमर के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से चेहरा छुपाए बैठी थी और उमर का इंतजार कर रही थी। मुझे उसका इंतजार करते हुए 20 मिनट हो गए थे। मुझे अब काफी गुस्सा आ रहा था। मैं जानती थी कि उमर अपने कज़नों के साथ शुगल लगा रहा होगा, इसलिए गुस्सा आ रहा था कि अभी तो शादी को 2 घंटे भी नहीं हुए और उमर मुझे भूल भी गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज आई तो मैं जान गई कि उमर ही होगा। कुछ प्यार भरी बातों के बाद उमर को मुंह दिखाई देने का ख्याल आया तो उसने वो हीरे की अंगूठी मेरे सामने रखी जो वो मुझे देने के लिए 2 साल से अपने पैसे जमा कर रहा था। जैसे ही मैंने वो हीरे की अंगूठी उसके हाथ में देखी तो झट से अपना हाथ आगे कर दिया। लेकिन दूसरी जानिब जैसे ही मेरी नजर उमर के चेहरे की तरफ गई तो उमर का चेहरा बिल्कुल सपाट था। एक खुशी की रमक भी उसके चेहरे पर न थी। मैं हैरान हो गई और उमर से पूछने लगी कि क्या वो खुश नहीं है, मैं तो उसे मिल गई हूँ। तो उमर कहने लगा कि वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगा था जैसे उमर मुझसे कुछ छुपा रहा हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता था जो वो मुझसे छुपाता? वो तो एक खुली किताब की तरह मेरे सामने आता था। उसकी हर बात ही मुझे पता थी। मैं अब बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब 15 दिन गुजरे और उमर और मैं एक अलग घर में रहकर अपनी जिंदगी जी सकें।
उस घर में मेरी सांसें घुटती थीं और ऐसा लगता था कि ये घर नहीं बल्कि चिड़िया घर है, और अगर मैंने चंद मिनट और इस घर में गुजार लिए तो मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी। पर मैं ऐसी बातें उमर से नहीं करती थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे उमर को मेरी ये बातें नागवार गुजरेंगी। मैं सारा दिन ही अपने रूम में बैठी रहती थी। मैंने शादी के बाद किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और ना ही मुझे किसी ने कहा था कि मैं कोई काम करूं। शायद सब लोग ही मेरी नेचर से वाकिफ हो गए थे। मेरी सास कहने को तो अच्छी खातून थी, लेकिन वो बहुत ही बूढ़ी थीं और बीमार थीं। जब भी मैं अपनी जेठानी को देखती तो मुझे उस पर तरस आता था कि वो कैसे इसका ख्याल रखती है। पर एक दिन जेठानी भी मुझे जल भुनकर कहने लगी कि वो तो अपनी छोटी देवरानी का इंतजार कर रही थी, ताकि जैसे ही वो आए तो सास को संभालने की ड्यूटी उसकी हो जाए। उसकी बात सुनकर मैं जान गई थी कि मैं अलग घर में जा रही हूँ और ये बात मेरी जेठानी को भी हजम नहीं हो रही। मुझे मालूम हो गया था कि इस घर में हर कोई मेरे खिलाफ था, पर मुझे ये सुकून था कि चाहे जो जितना मर्जी भी खिलाफ हो जाए, उमर हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। कुछ दिन बाद जेठानी मुझसे कहने लगी कि उमर पर इतना भी फख्र ना करो कि तुम्हें पछताना पड़े। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई और अब यही रोज सोचती रहती थी कि ऐसी कौन सी बात है जो उमर मुझसे छुपाता है। गोया मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी। मैंने सोच लिया था कि उमर पर नजर रखूंगी, उसकी हर हरकत नोट करूंगी। पर शादी को भी दिन ही कितने हुए थे। अगर मैं अभी से ये काम करती तो उमर भी मुझसे चिढ़ जाता और मुझसे दूर हो जाता। इसीलिए मैंने खुद पर काबू पाया और 15 दिन गुजरने का इंतजार करने लगी थी। अब 2 ही दिन रह गए थे। मैंने उमर से पूछा तो उमर मुझे बताने लगा कि उसने घर का इंतजाम कर लिया है और एक दिन बाद ही हम लोग उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मैं काफी खुश हो गई थी। वो घर 2 कमरों पर मुश्तमिल था, जिसके साथ एक छोटा सा वॉशरूम था और एक छोटा सा किचन भी था। 2 लोगों के लिए वो घर बिल्कुल ठीक था। उस दिन मैंने सुख का सांस लिया जब मैं उस घर में शिफ्ट हो गई थी। शौहर कहने लगा कि एक रूम हम दोनों का होगा, जबकि दूसरा रूम वो अपने ऑफिस के लिए इस्तेमाल करेगा, और जब उसके दोस्त आएंगे तो वो भी उसी रूम में रहेंगे, क्योंकि इस रूम का दरवाजा बाहर की तरफ भी खुलता था। मैं भी उसकी बात से मुत्तफिक हो गई थी। मैं उस घर में काफी हंसी खुशी रहने लगी थी। लेकिन 2 हफ्ते ही गुजरे थे कि जब शौहर का मूड तब्दील होने लगा था और मैं उसमें हल्का सा बदलाव देखने लगी थी। मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा क्या हुआ कि उमर अब मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। वही उमर जो पहले मेरे गुण गाता रहता था और मेरी तारीफ करता रहता था, अब मुझे जी भरकर देखता भी नहीं था। उसका ये बदलाव मुझे हैरत में डाल रहा था। जैसे ही अम्मा से इस बात का जिक्र किया तो अम्मा भी परेशान हो गई थीं। मैं उनकी अकलौती औलाद थी। अम्मा यही कहने लगीं कि कहीं उमर मुझे धोखा ही न दे रहा हो। पर अम्मा की बात पर तो मुझे बिल्कुल भी यकीन न आया। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि उमर पर तो आंखें बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, किसी लड़की का चक्कर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अम्मा फिर भी मुझे कहने लगीं कि मुझे उमर पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद मर्द बदल जाते हैं। मैं जानती थी कि उमर एक कंपनी में जॉब करता था। वो रोज ऑफिस जाता था। उसके ऑफिस में बहुत से कुलीग्स थे, लेकिन उमर की दोस्ती सिर्फ लड़कों से ही थी। उमर जब भी मेरे साथ बैठा होता था तो वो अपने मोबाइल में मसरूफ होता। मैं उसके मोबाइल में झांकने की कोशिश करती थी, लेकिन वो अपने किसी दोस्त से ही बात कर रहा होता था। मेरा दिल मुतमईन हो जाता। पर जैसे ही रात होती तो रात के 2 बजे उमर अपने बिस्तर से उठ जाता था। उसका रुख दूसरे रूम की तरफ होता था। कहने को तो वो रूम उसका ऑफिस रूम था। मैं भी यही सोचती थी कि शायद उसका ऑफिस का कोई काम हो, तभी वो रात को उठकर उस रूम में चला जाता है। इस वजह से मैं भी खुद को पुरसुकून करके आराम की नींद सो जाती। जैसे ही 3 घंटे गुजरते तो उमर उस रूम से वापस आकर सो जाता। मुझे यही लगता था कि ऑफिस का काम खत्म हो गया है। मैं उमर को लेकर इतनी जज्बाती थी कि मैंने काम वाली भी नहीं रखी थी। इतवार का दिन था और मैं घर की सफाई करने में मसरूफ थी। पर जैसे ही मैंने वो रूम खोलना चाहा जिसमें उमर काम करता था, तो अचानक ही उमर ने मुझे मना कर दिया और कहने लगा कि मैं इस रूम को रहने दूं। उमर की बात सुनकर मैं हैरान हो गई और कहने लगी कि इस रूम की सफाई करना जरूरी है, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं मैंने इस रूम की सफाई नहीं की। उमर कहने लगा कि इसकी सफाई वो खुद कर देगा, लेकिन मैं इस रूम को ना खोलूं। मुझे काफी अजीब लगने लगा कि ऐसा भी क्या खजाना है जो उमर मुझसे छुपा रहा है, और रूम खोलूंगी तो देख लूंगी। मैं उमर के इस जवाब की वजह से काफी हैरान हो गई थी। उमर का चेहरा जर्द था, जैसे वो कुछ छुपाना चाहता है, लेकिन फिर वो पुरसुकून होकर कहने लगा कि उसके ऑफिस के पेपर्स पड़े हुए हैं। अगर मैं इस रूम में चली गई और सफाई की तो वो पेपर्स बिखर जाएंगे। मैं भी उसकी बात मान चुकी थी। अब वो उस रूम की सफाई खुद ही करता था। उसकी गैर मौजूदगी में एक दिन मैं उस रूम में जाने का सोचने लगी, पर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो ये देखकर हैरान रह गई कि उमर ने उस दरवाजे को लॉक लगा दिया था। अब तो उमर का उठना बैठना उस रूम के अंदर ही होता था। मैं जैसे ही उसे खाना देती थी तो वो लेकर उस रूम में चला जाता था और कहता था कि वो काम के साथ साथ ही खाना खाएगा।
वो मेरे साथ खाना भी नहीं खाता था। मुझे काफ़ी हैरानी होती थी। एक रात जैसे ही वो उस रूम में गया तो मैंने फौरन उसका पीछा किया, लेकिन उसने अंदर जाकर लॉक लगा लिया। मैं बाहर रुककर सुनती रही। अचानक मुझे कहकहों की आवाज़ आई। वो एक निस्वानी आवाज़ थी। ये देखकर तो मैं चौंक गई थी। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि उमर मुझसे छुपकर ये सब कर रहा है। मैं उस रात बहुत ज्यादा रोई थी। जैसे ही अपनी अम्मा को बताया तो अम्मा ने फौरन कहा कि अपना सामान पैक करो, अपने मैके आ जाओ। मैंने एक सेकंड भी जाया ना किया और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगी। इसी दौरान उमर रूम में आ गया। मुझे पैकिंग करता देखकर काफी हैरान हुआ और कहने लगा कि आखिर मुझे क्या हुआ है और मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं उसे जवाब देना मुनासिब नहीं समझती थी और मैंने बस उसे यही कहा कि वो जो करना चाहता है करे, लेकिन मुझे छोड़ दे। मेरी बात सुनकर वो हैरान हो गया। वो मेरा सामान बैग से निकालने लगा और कहने लगा कि मैं उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। ये बात सुनकर मैं फट पड़ी और कहने लगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसे शख्स से शादी करूंगी जो मुझे धोखा देगा और मुझसे कुछ छुपाएगा। ये बात सुनकर उमर शर्मिंदा होने लगा। शायद वो जान गया था कि मैं वो सब कुछ जान चुकी हूँ जो वो मुझसे छुपा रहा था। तभी वो कहने लगा कि वो मुझे बताना चाहता था, लेकिन उसे मालूम था कि अगर उसने मुझे बताया तो मैं उससे नाराज हो जाऊंगी और इस चीज की इजाजत बिल्कुल नहीं दूंगी। इसीलिए उसे मुझसे छुपाना पड़ा। जैसे ही मैंने उसकी बात सुनी तो इतना हैरान हुई कि वो इतनी ढटाई से मुझे बता रहा है जैसे ये सब कुछ उसके लिए आम हो। मैं अभी जाने ही लगी थी जब उमर कहने लगा कि मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ, इसलिए कभी ये ना सोचूं कि वो मुझे वापस लेने आएगा, क्योंकि उसने इतनी बड़ी भी गलती नहीं की कि मुझे घर छोड़ना पड़े। उमर ने ये कहकर मुझे एक और धचका दिया था कि वो इतनी बड़ी बात को एक मामूली सी बात करार दे रहा है। उसके नजदीक ये बात बिल्कुल भी बड़ी नहीं थी कि वो मेरे होते हुए मुझे किसी के साथ मिलकर धोखा दे रहा है और रात को पता नहीं किस किस से मिलता है और हंसी खुशी गप्पे मारता है। मैं वापस अपने घर आ गई थी। अम्मा अब्बा मुझसे पूछते रहे कि आखिर वो कौन सी लड़की थी जो उमर के साथ थी और क्या मैंने अपनी आंखों से ये सब कुछ देखा है। लेकिन मैं माँ बाप को यही बताती कि मैंने उमर को किसी के साथ कहके लगाते हुए सुना है और उसकी आवाज से मैं जान गई थी कि वो कोई खातून ही हो सकती है। अब्बा मुझे समझाने लगे कि क्या पता वो खातून उसकी कोई कुलीग हो जिसके साथ वो काम कर रहा हो और जो मैं सोच रही हूँ वो गलत हो। लेकिन मैं अब्बा को कहती कि अगर ऐसी बात होती तो वो मुझसे छुपा क्यों रहा था, वो मुझे बता भी तो सकता था। क्या उसे मुझ पर यकीन नहीं था? अब अम्मा मेरा साथ देती थीं, मेरी हर बात समझती थीं, लेकिन अब्बा ये कहते थे कि मैं बेवकूफ़ हूँ। मैंने ऐसी हरकत करके अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अब मुझे वापस जाना चाहिए। लेकिन मैं अब्बा को कहती कि मैं किस मुंह से वापस जाऊं। उमर ने तो मुझे एक दफ़ा भी रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि मुझे ये कहा कि मैं वापस भी खुद ही आऊंगी। उमर मुझे कभी लेने नहीं आएंगे। गोया अम्मा अब्बा के पास रहकर भी मैं उन पर बोझ बन गई थी। अम्मा की अपनी जिंदगी काफ़ी कठिन गुजरी थी। उनकी सास ने उन पर बहुत जुल्म किया था, इसीलिए तो मैंने भी अलग घर की डिमांड की थी। मैं कहाँ जानती थी कि सुख के लिए सिर्फ यही चीज़ ही काफ़ी नहीं है। 2 हफ्ते ऐसे ही गुजर गए थे। मेरी हालत गैर हो गई थी। मैं न खाती थी न पीती थी, बस उमर को याद करके रोती थी और उसकी बेवफाई पर गोया मैं मातम कर रही थी। एक शाम मैं वैसे ही बैठी थी जब मेरा फ़ोन बजा। जेठानी की कॉल थी। मैं जान गई थी कि उसे भी मालूम हो गया होगा जो कुछ मेरे साथ गुजरी है, तभी मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए उसने मुझे कॉल मिलाई है। लेकिन मैंने उसकी कॉल उठा ली। वो काफ़ी खुश थी और कह रही थी कि मेरा क्या हाल चाल है और अब तो मैं काफ़ी मसरूफ़ होती होंगी। ये बात सुनकर मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि मैं तो अपने अम्मा अब्बा के घर आ गई हूँ। जेठानी काफ़ी हैरान हुई। कहने लगी कि शुक्र है उसकी ज़िंदगी अब सुकून से गुजरेगी। मुझे ऐसा लगता जैसे जेठानी मेरा घर बर्बाद करना चाहती हो। मैंने उससे साफ साफ पूछ लिया कि उसे कब से मालूम था कि उमर इन कामों में पड़ा हुआ है। जेठानी मेरी बात सुनकर हैरान हो गई और कहने लगी कि ये मैं कैसी बातें कर रही हूँ, उमर को क्या हुआ है। वो मजीद कहने लगी कि वो तो मुझसे उमर की अम्मा का पूछ रही थी। ये बात सुनते ही मुझ पर तो जैसे सख्ता तारी हो गया। मैंने फौरन फोन रख दिया और जल्दी से अम्मा अब्बा को कहने लगी कि मुझे वापस जाना है। मैं अपना सामान वापस पैक करने लगी थी। अम्मा अब्बा कहने लगे कि खैर तो है जो मैं इतनी जल्दी वापस जा रही हूँ, पर मैंने उन्हें कोई जवाब न दिया। मैं तो बस वापस जाना चाहती थी। मैंने उमर को भी ना बताया और जल्दी से दोबारा से घर चली गई। जैसे ही मैं घर में गई तो उस रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने का यह अच्छा मौका था। मैंने झट से उस रूम का दरवाज़ा खोला तो सामने उमर की अम्मा को देखकर मैं हैरान हो गई थी। वो शायद सो रही थीं और उमर शायद ऑफिस था, तभी वो घर पर मौजूद नहीं था। मैं ये देखकर हैरान हो गई कि मैं ख्वामख्वाह उमर पर शक कर रही थी, पर उमर तो अपनी माँ को इस घर में लाया था।
और वो मुझसे इसीलिए छुपा रहा था क्योंकि मैंने उमर को इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी थी कि उसकी अम्मा हमारे घर आ सके। इसीलिए तो मैंने अलग घर की डिमांड की थी। पर मैंने उमर पर शक करके बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उमर के वापस आने का इंतज़ार करने लगी थी, लेकिन 2 घंटे गुजर गए और उमर वापस ना आया। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। मैंने जैसे ही उसके ऑफिस कॉल की तो ऑफिस वालों ने बताया कि उमर तो कब से अपने घर के लिए निकल गया। अचानक ही मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने कॉल उठाई तो वो सब सुनकर मेरी रूह फना हो गई। मैं फौरन बाहर की तरफ गई। उमर को काफ़ी चोट आई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। मैंने उमर का काफ़ी ख्याल रखा। मैं काफ़ी शर्मिंदा थी। मैंने उमर से माफ़ी मांगी कि मैं उसे गलत समझती थी। मैंने उस पर शक किया था। उमर ने भी मेरे शक को दूर करने के लिए इसीलिए सफाई नहीं दी थी क्योंकि उसे लगता था कि मैं शायद यही समझती हूँ कि वो अपनी माँ के साथ ही था। पर अब मैं उमर के साथ साथ उसकी अम्मा का भी ख्याल रखती थी। मैंने उसकी अम्मा से बहुत माफ़ी मांगी थी और मैंने ये तय कर लिया था कि जब तक उसकी माँ हमारे साथ है मैं उसका खास ख्याल रखूंगी। उमर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा था। उसकी अम्मा भी मुझसे बहुत खुश रहने लगी थी। अब जैसे मेरा एक ही काम था कि मैंने इसी घर को संवारना था। आहिस्ता आहिस्ता ये घर खुशियों से भर गया था। कोई भी नहीं मानता था कि मैं वो पहले वाली लड़की हूँ जिसने अम्मा की खातिर अलग घर की डिमांड की थी, और अब मैं दिन रात उसी अम्मा की खिदमत में लगी रहती थी। शादी के 2 साल बाद मुझे बेटे की खुशी नसीब हुई तो अम्मा ने मेरा काफी साथ दिया था। उन्हें अपने पोते से काफी लगाव था। मैं जान गई थी कि जरूरी नहीं होता कि हर सास एक जैसी हो। मैंने तो अपनी माँ को ही देखा था जो अपनी सास के जुल्म बर्दाश्त करती रही थी। इसीलिए मैंने जब से होश संभाला था एक ही बात की थी कि मैं अपनी सास के साथ तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी माँ की सास को देख लिया था। लेकिन उमर की माँ को देखकर मैं ये बात अच्छी तरह जान गई थी कि जरूरी नहीं होता कि हर सास एक जैसी हो। मेरी सास ने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया था। अब तो वो मुझसे यही कहती रहती थी कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ या अपने ख्वाब पूरा करना चाहती हूँ तो उसकी भी मुझे खुली इजाजत है। वो अपने पोते को संभालेंगी। पर मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब घर पर ही रहूंगी।